गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे, जिसमें ये आपका इतिहास का अंतिम अध्याय है। इसका शीर्षक है छत्तीसगढ़ का अध्ययन। छत्तीसगढ़ का अध्ययन छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है। छत्तीसगढ़ को भारत का हृदय स्थल मानते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर सन 2000 के पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मिला हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था, किंतु ये फिर भी दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ये स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा, और इसमें इस जो ये छत्तीसगढ़ की जो धरा है, इसमें कौन कौन से इसका क्या महत्व है, और यहाँ पर कौन कौन से तीर्थ स्थल है, और कौन कौन से शासक यहाँ पर आकर शासन कर रहे थे, उस समय यहाँ पर क्या परिवर्तन आया था। ये सब में इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम इसमें संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तो भारत का हृदय स्थल में यहाँ पर स्थित मध्य प्रदेश से लगा हुआ दक्षिण पूर्व में भूभाग छत्तीसगढ़ कहलाता है। प्राचीन काल में इसे दक्षिण कौशल, महाकांतय और दंडकारण्य, महाकौशल, मेकाल के नाम से जाना जाता था। और इसमें देखेंगे, इसमें गढ़ों के आधार पर इसमें 36 ठो गढ़ पाए गए हैं, क्योंकि प्राचीन काल के समय में राजाओं का गढ़ होता था। और इसमें रायपुर में 18 गढ़ तथा रतनपुर में 18 गढ़ थे। दोनों गढ़ों को मिलाकर 36 ठो गढ़ थे, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया था। तो प्राचीन काल में ही जब कलचुरियों का शासन था यहाँ पर, तब से इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा था। इसके पहले इसको दक्षिण कौशल, महाकांता, दंडकारण्य और दक्षिण कौशल की जो राजधानी थी वो सिरपुर थी पहले, लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो इसकी राजधानी रायपुर है। आदि मानव सभ्यता के प्रारंभिक प्रमाण से यह रायगढ़ के सिंघनपुर पहाड़ी में जो कबरा पहाड़ी है, वहाँ पर के क्षेत्र में चितवा डोंगरी में मिले शिलालेख से बालोद धमतरी मार्ग में यहाँ पर सोरर और जो मुजागहन तथा इसमें करकटाम के अतिरिक्त इसमें बसना, सरायपाली तथा के पास यहाँ पर बलिया गांव में मिले हैं। यहाँ पर के जो 100 स्थल है वो आज भी स्तंभ लेखों के रूप में यहाँ पर मिले हुए हैं। राजिम को यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर महानदी तो बहती है, किंतु वो उसमें वहाँ पर जो मिलने वाली नदियाँ हैं, जैसे शिवनाथ है, नर्मदा, जो और नदियाँ हैं छोटी छोटी, वो नदियाँ जाकर मिलती है और प्रयाग का निर्माण करती है। तो राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ स्थल माना जाता है। और इसी में देखेंगे पांडुका गांव के पास यहाँ पर सिरकट्टी की नदी बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हैं। नदी इसमें जल मार्ग द्वारा महानदी में यहाँ पर संबलपुर हीराकुंड तक के गांव तक का फैला हुआ है। सरगुजा जिले में दुनिया की एक प्राचीनतम नाट्यशाला है। कहा जाता है कि यहाँ पर महाकवि कालिदास ने यहाँ पर मेघदूत काव्य की रचना की थी। और जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर दंडकारण्य, जो बस्तर में पड़ता है, दंडकारण्य भगवान राम का आगमन, दंडकारण्य में भगवान राम का आगमन हुआ था। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर रामगिरी तथा सीता बेगरा और भीमखोज आदि स्थल पाए गए हैं, जो रामायण और महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। और इतिहास के हर काल में यहाँ छत्तीसगढ़ का बहुत अधिक महत्व है। आदि मानव काल से ही वैदिक काल तथा यहाँ पर रामायण महाभारत, और यहाँ महाजनपद काल, मौर्य युग, सातवाहन काल और जो गुप्त काल है, इसमें
बहुत सारे सोमवंश है, पांडु वंश है, नागवंश है, कलचुरी वंश है तथा महाराजा महाकाल तथा अंग्रेजों के शासनकाल का समय का इसमें प्रमुख घटनाओं को प्रमाणित किया गया है। इसमें इतिहास में देखेंगे, इसमें बिलासपुर क्षेत्र में यहाँ पर मल्हार गांव के प्रांत में प्राचीन मूर्तियों और पुरातत्व जो पुरावेश ताला गांव की यहाँ पर सुप्रसिद्ध रुद्र शिव प्रतिमा, सिंहपुर की ईंटों से बना हुआ है लक्ष्मण मंदिर, राजीव में राजीव विलोचन मंदिर तथा यहाँ पर रतनपुर में, रायपुर में, अम्बिकापुर में यहाँ पर महामाया मंदिर तथा दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर और शिव मंदिर, और इसमें जो गणेश मंदिर है मल्हार, सिरपुर, आरंग, राजिम तथा इसमें जैन बौद्ध धर्म में से संबंधित प्राचीन अवशेष दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश करके यहाँ पर जो तीर्थ स्थल हैं, अधिकांश करके तीर्थ स्थल पाए गए हैं, चाहे वो जैन धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, चाहे कलचुरी वंश का हो, चाहे वह आदि मानव के समय का हो। इसमें पूरे प्रमुख रूप से वर्णित किया हुआ तीर्थ स्थल मतलब स्थान है और वो आज भी तीर्थ स्थल के रूप में हम देखते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं पर्यटक और अपना समय बिताते हैं। क्योंकि जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है कि प्राचीन काल में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी थी सिरपुर, वहाँ पर लक्ष्मण मंदिर जो प्राचीन काल के समय का बना हुआ है, उस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह पक्के ईंटों से बनी हुई है और पक्के ईंटों से बनी है। उस समय जो प्राचीन काल में पक्के ईंटों से बनी हुई मंदिर एक ही मंदिर है जिसको लक्ष्मण मंदिर के नाम से हम जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी में यहाँ पर हयाय वंश राजाओं के में लगभग 10वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पर 18वीं शताब्दी के मध्य तक का शासन किया था। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन लगभग 200 साल तक का चला था और ये जो वंश था सबसे अधिक दिनों तक का शासन करने वाला वंश था। बाद में यहाँ पर 1741 में मराठाओं का शासन का प्रभाव था। नागपुर में भोसले परिवार के राजकुमार शिवाजी भोसले ने रतनपुर से छत्तीसगढ़ का प्रशासन चलाया था। बाद में उन्हें सूबेदारी शासन हुआ। फिर अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर हस्तक्षेप किए जाने के कारण से तदंत राजा रघु तथा तृतीय के मृत्यु के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी प्रशासन का आगमन 1854 से लेकर यहाँ पर 1947 तक का था और इसमें 14 सामंती राजाओं के द्वारा राज्यों और अनेक जमींदारी प्रथा थी। यहाँ पर देखोगे जो छत्तीसगढ़ में उस समय तो कई शासकों ने शासन किया, किंतु अंग्रेजों का जो शासन था यहाँ पर जो 1854 से आया था और 1854 से 1947 तक का चला और उस बीच में कई घटनाएं घटी जिसमें 14 सामंती और जमींदारों का शासन चलता था। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर समाज में कबीर तथा यहाँ पर सतनाम तथा जय की विचारधाराओं में व्यापक प्रभाव हुआ था। गुरु घासीदास योग प्रवर्तक तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक का इस अंचल में उन्होंने सामाजिक जागृति लाई थी, क्योंकि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी और उस समय सतनाम पंथ जो गुरु घासीदास बाबा के द्वारा ये धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था और उसने समाज में एक जागृति लाई थी। अंग्रेजों के अत्याचार के अन्याय का विशेष सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह ने किया था। ये छत्तीसगढ़ में सन 1857 की क्रांति के नेता थे। यहाँ पर जब अंग्रेजों का शासन व्यवस्था आया तो उस समय सबसे पहले यहाँ पर वीर नारायण सिंह जो वहाँ सोना खान के जमींदार थे, उन्होंने डटकर मुकाबला किया था और ये नेता 1857 की क्रांति के नेता थे, जिसमें अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के सैनिकों और जनता की उपस्थिति में उन्हें फांसी दी गई थी। 18 जनवरी 1958 में इसमें रायपुर फौजी
छावनी तथा हनुमान सिंह राजपूत के नेतृत्व में क्रांति हुई, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी सिडवेल मारा गया था। और अंग्रेजों ने जिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था उसमें 22 जनवरी 1858 में उन्हें फांसी दे दी गई थी, उनके शहीद फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजों ने जिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था वह 29 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। और उस समय उन शहीदों के नाम थे जिसमें गाजी खां, अब्दुल खां, मुल्लू तथा इसमें शिव नारायण, पन्नालाल ठाकुर तथा इसमें कई जो 28 शहीद थे, 22 शहीद थे, इन लोगों का नाम दिया हुआ है। आप इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के साहित्य साधकों में यहाँ पर गोपाल मिश्र, पंडित माखनलाल तथा कवि खंडेलवाल साधु तथा इसमें रेखाराम और इसमें शिवदत्त शास्त्री तथा गौहर पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी और मनमोहन अध्याय तथा हीरालाल। तो इस पार्ट में आपका जो साहित्यकार थे इनका नाम भी पूरा वर्णित है, खाली नाम बस दिया हुआ है इस पुस्तक में कि क्रांतिकारी नेताओं में कौन कौन से शहीद हुए थे, साहित्य के समय में कौन कौन थे, और जो इसमें 18 जो भारत की स्वतंत्रता में जो भाग लिए थे उन लोगों का नाम। इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक एवं साहित्य चेतना जगाने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल और उसमें लाखे तथा नारायण राव मेघावाले, और इसमें देखेंगे ठाकुर प्यारेलाल, बैरिस्टर छोटेलाल तथा रत्नाकर, डॉक्टर श्री खूबचंद बघेल, श्रीमती मिनी माता तथा इसमें उमेश दत्त पाठक, विद्यार्थी ठाकुर तथा रघुनाथ ठाकुर, घनश्याम सिंह गुप्त आदि थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ठाकुर, प्यारेलाल सिंह तथा खूबचंद बघेल ने समाज के पिछड़े वर्गों को यहाँ और किसानों को, मजदूरों को के हित के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसमें से कई ऐसे महापुरुष भी थे जिन्होंने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया था और समाज जो पिछड़ा हुआ था उसको, उनके अधिकारों को किस प्रकार से संवारना है इसके लिए उन्हें समझाया था। महात्मा गांधी में सुंदरलाल शर्मा ने समाज में सुधार के कार्य की सराहना की थी। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन से पहले छत्तीसगढ़ में युवकों का एक दल था जिसे सशस्त्र क्रांति के नाम से सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया था। यह घटना रायपुर षड्यंत्र केस तथा यहाँ पर सूरबंधु केस के रूप में जाना जाता है, जो रायपुर में बारूद बनाने के लिए जो प्रयास किया था और उन्हीं लोग के कारण से वो कार्य सफल नहीं हो पाया था, जिसे रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसमें भी जो उन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी इनके बारे में भी इसमें बताया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ पर रामकृष्ण सिंह तथा कमल नारायण शर्मा, रामनाथ दुबे, इसमें रामनाथ दुबे तथा यहाँ पर रघुवीर सिंह शास्त्री तथा इसमें रमाकांत, पंडित रामगोपाल तिवारी तथा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण दास, मोतीलाल आदि लोगों ने भाग लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रभाव से छत्तीसगढ़ पर गहरा प्रभाव पड़ा था। बैरिस्टर छेदीलाल तथा इसमें मास्टर त्रिपुरी कांग्रेस के काफ़ी सक्रिय रहे। इसमें रायपुर एवं दुर्ग के कलेक्टर रहे थे तथा रामकृष्ण इसमें सरकारी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। छत्तीसगढ़ की संस्कृति गौरवमय रही थी। यहाँ पर परंपराएं अद्भुत थी जो कि लोगों को एक दूसरे को जोड़ती थी। महानदी की पवित्र जो
जलधारा की तरह यहाँ पर सर्वधर्म संभाव की भावना से यहाँ के लोगों के विचार भी सम्मिलित थे। तो यहाँ पर इस पाठ में आप लोगों को केवल नाम बस ध्यान दे रहा है कि कौन से नेता लोग थे, कौन से महापुरुष लोग थे, कौन से समाज सुधारक लोग थे। इन लोगों ने समाज को सुधारने के लिए और उस समय किस प्रकार से उन लोगों ने अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें भाग लिया था और किस प्रकार से अपना प्रदर्शन किया था। केवल इस पाठ में आपका नाम बस अच्छे से दिया है, नाम पूरे नाम दिए हुए हैं। तो आप लोग इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और इस पाठ में कुछ भी नहीं है समझाने लायक, केवल नाम बस दिया है, इसलिए आप लोग इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करके और इस पाठ का प्रश्न है, अगर प्रश्न निकलता है तो आप उसको प्रश्न आप कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। ठीक है, थैंक यू।